इंसाफ चाहिए। ऐसे क्यों हुआ? क्यों गलती करता है सरकार? किसी का परिवार उजाड़ता है, क्यों परिवार उजाड़ता है? मेरे चार बच्चे, मेरे पढ़ाई लिखाई वाले, कोई कमाने वाला भी नहीं, किराए से रहती हूँ मैं। इस वक्त मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर 28 जून की सुबह करीब 5 बजे इसके टर्मिनल नंबर 1 के छत का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से कोलैप्स कर गया। सिर्फ छत ही नहीं गिरा, उसके साथ पिलर भी गिर गए और इसकी चपेट में छत के नीचे खड़ी 4 गाड़ियाँ आई, जिसकी वजह से 8 लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, यही टर्मिनल नंबर 1 है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो हिस्सा है जो सुबह कोलैप्स कर गया था। यह सुबह के टाइम का वीडियो है और आप देख सकते हैं कि इसमें छत से किस तरह से पानी टपक रहा है और उसके बाद जब छत कोलैप्स हो गया तो कैसे उसकी चपेट में गाड़ियाँ आई हुई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी स्टेटमेंट के मुताबिक जो 8 लोग घायल हुए थे, उन्हें पहले इस टर्मिनल के अंदर मौजूद मेदांता हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र कर दिया गया। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि जो 8 लोग घायल हुए हैं, उनको जो इंजरी है वह माइनर है। वहीं जिनकी मौत हुई है वह एक कैब ड्राइवर थे और बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली में कैब चलाने का काम करते थे। मृतक कैब ड्राइवर का नाम रमेश कुमार था और वह दिल्ली के रोहिणी इलाके के रहने वाले थे। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस को पता चला कि मलबे के नीचे एक गाड़ी भी दबी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में है। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और मेदांता हॉस्पिटल लेकर गई। जब पुलिस रमेश कुमार को मेदांता हॉस्पिटल लेकर गई तो वहां के डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पुलिस जब उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंची उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। रमेश कुमार के परिवार का हाल जानने के लिए हम उनके रोहिणी स्थित घर पर गए तो पता चला कि वह यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे। उनके 2 बेटा और 2 बेटियाँ हैं। उनकी पत्नी आशा ने हमें बताया कि अगले महीने उनकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए रमेश कुमार ओवर टाइम करते थे। आशा ने हमें यह भी बताया कि रमेश कुमार उनके परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने उन्हें 2 घंटे देरी से यह सूचना दी कि रमेश कुमार की मौत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और इंसाफ की मांग कर रही है। पुलिस यही कहते रहे अभी चल रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम तक नहीं बताया कौन से हॉस्पिटल में। हमने कहा हमें बॉडी दे दो, जैसी भी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम जहाँ मर्जी ले जाएं, जहाँ मर्जी इलाज कराएं। इनने दिखाया तक नहीं है, मेरे को शकल तक नहीं दिखाई। आज शकल देखी है मैंने अपने आदमी की। आज अलाउ किया आपको शक्ल देखने? आज दिखाई है मिट्टी में। उस दिन मैंने बोला मुझे मिट्टी देखनी है, कैसी है कैसी नहीं। हमारा जैसा उपाय चलेगा, कर्ज लेके करेंगे, इलाज करवाएंगे, सही हो जाएगा। इनने कोई यानी पैसा नहीं दिया कि हाँ आज सही है कि नहीं है। छिपाई है बात पूरी। पुलिस वालों ने भी छिपाई। मैं केस डालूंगी पूरी अच्छी तरह से। मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मेरे 4 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं था। मेरा एक ही था कमाने वाला, जिसने पुलिस वालों ने छीन लिया। तो आपको अभी सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बात की? कुछ नहीं बात हुई। इंसाफ चाहिए। ऐसे क्यों हुआ? क्यों गलती करता है सरकार? किसी का परिवार उजाड़ता है, क्यों परिवार उजाड़ता है? मेरे 4 बच्चे, मेरे पढ़ाई लिखाई वाले, कोई कमाने वाला भी नहीं, किराए से रहती हूँ मैं। क्यों ऐसे कराए? गद्दारी करते हैं। लड़की की शादी करनी थी, अगले महीने करनी थी मुझे लड़की की शादी। अब कैसे करूँगी? मेरा कौन है कमाल वाला? मेरी जवान लड़की बच्चे बैठे। गलती सरकार की है, गलती सरकार की है। इतना बड़ा सरकार की पूरी है। सरकार ने कर दिया, बताया झूठ बोल रहा है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। मैं बच्चों को इलाज बना रही थी। यही वह शमशान घाट है जहां पर
रमेश कुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर उनके बड़े बेटे रविंद्र भी मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उनके पिता के मौत का जिम्मेदार इस देश की सरकार, पुलिस और मीडिया है। वहीं रमेश कुमार की पत्नी आशा ने हमें बताया कि रमेश कुमार 28 तारीख की सुबह से एक दिन पहले यानी 27 तारीख की शाम को ही घर से निकले थे। चूँकि बेटी की शादी थी और परिवार में वह इकलौते कमाने वाले थे, इसलिए वह ओवर टाइम करते थे और 27 तारीख को शाम को वह घर से 5,000 रुपये भी लेकर निकले। उनके पास एक फ़ाइल होती थी जिसमें वह पैसे रखते थे। उनके साथ एक मोबाइल फ़ोन भी था। लेकिन आशा ने हमें बताया कि इनमें से कोई भी चीज़ अभी तक पुलिस ने उनके हवाले नहीं की है। घर से लेके गए थे, वो भी नहीं मिले। अच्छा, कैब में उनके पैसे थे, वो लेकर गए थे। जेब में डाल के लेके गए जेब में थे। डाल के लेके गए थे। ना फोन मिला, ना कुछ कागज मिले, कुछ नहीं दिया। अभी फ़ोन भी नहीं दिया गया। नहीं दिया, पुलिस ने कुछ भी नहीं दिया। पर्स कुछ भी नहीं दिया। पर्स नहीं था उसके पास, तो कागज की फाइल रहती थी पूरी, उसी में डाल के रखते थे। वो फाइल भी नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं दिया, सब दबा के रखा हुआ है। किसी से इतना फालतू बात भी नहीं करते, न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, कुछ नहीं था इनका। एकदम सैंपल रहते थे, न पीना ना खाना, कुछ नहीं। कोई अमल नहीं था इनके साथ, बस मजदूरी से मतलब था इनको, किसी से मतलब नहीं था इनको। तो ये कहा जा रहा है कि बेटी की शादी के लिए बेटी की उन्होंने शादी करनी थी, बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है, बेटी की शादी करनी थी। पहले बेटी की करना चाहते थे लेकिन बेटी की कैंसिल कर दी थी। अभी रिश्ता नहीं हुआ था, हमें बेटी की शादी करनी है क्योंकि हमारे में छोटे कास्ट में बेटी की शादी करते हैं पहले। इस दुर्घटना में एक और कैब ड्राइवर संतोष कुमार यादव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनके सर पर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया था। उन्हें देखने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी अस्पताल पहुंचे थे। हमने संतोष कुमार यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि वह जब छत गिर रही थी तब वह वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस भागने के दौरान एक बड़ा सा रॉड उनके सर पर लगा था, जिसके बाद वह गिर गए थे। वहीं इस घटना में एक और हाउस बॉय जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ही काम करते थे, अरविंद, उनको गंभीर चोट आई है, उनको स्पाइनल इंजरी हुई है और उन्हें ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने स्टेटमेंट में इस दुर्घटना के पीछे की वजहों को पता लगाने के लिए जांच की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्राइमरी तौर पर भारी बारिश और हवा की वजह से यह दुर्घटना हुई है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए कंपनसेशन की घोषणा भी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे ये जो शमशान घाट देख रहे हैं, इसी में रमेश कुमार की चिता को आग दी गई है और वह आग अभी तक जल रही है। शाम के करीब 5 बज रहे हैं, आग अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। उन्होंने चुनाव के मद्देनज़र जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया क्योंकि इसका काम पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। जिसके जवाब में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टर्मिनल 1 के जिस पार्ट का इनॉग्रेशन किया था वह पार्ट नहीं गिरा है, बल्कि वह पार्ट गिरा है जो 2009 में बना था, यानी कि कांग्रेस के टाइम में बना था। लेकिन इस एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली, मेंटेन करने वाली जो अथॉरिटी है GMR, उसकी वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब टर्मिनल 1 का इनॉग्रेशन किया था, उसको लेकर एक वीडियो है जिसमें यह दावा किया गया है कि टर्मिनल 1 अब पहले से बेटर और बिगर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर टर्मिनल 1 को दोबारा से बनाया गया, उसके एक हिस्से को, तो उसके दूसरे हिस्से को तभी क्यों नहीं बनाया गया? अगर मरम्मत की ज़रूरत थी और किसी तरह के स्ट्रक्चरल ऑडिट की ज़रूरत थी तो उसको तब क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं सिक्योरिटी चेक किया गया ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके? क्योंकि ये सारे सवाल उठाए जाने चाहिए, इसलिए हम उठा रहे हैं। हालांकि इसको लेके पॉलिटिक्स तो चल रही है, लेकिन एक सवाल हम भी करना चाहेंगे जो मृतक रमेश कुमार की पत्नी कर रही हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है?
न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, रोहिणी, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।